वायरल हो गई। ये फरवरी 24, 2022 की बात है। उसके सिर्फ 2 हफ्ते बाद डोनाल्ड लू और पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में जो हुआ वो आज आपके सामने है। ये पस मंजर है, मगर अब ये बैकग्राउंड समझने के बाद अब समझें कि इस मेमो में क्या है, क्योंकि इस मेमो में वही है जो इमरान ने बोला है, इस मेमो में वही है जो शाह महमूद कुरैशी ने बोला है। मगर पहले मैं आपको समझाऊंगा कि बहैसियत जो हमारे साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह साहब, उनकी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शाह साहब जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। फिर मैं आपको मेमो के अंदर, साइफर के अंदर ले जाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या बैक एंड फोर्थ हुआ असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान। Let me make it very clear to you, sir. The foreign policy of Pakistan will be made here. The Foreign Office. Now, obviously, this is a practice all over the world, that you seek input, and you seek input from national security institutions, and that input is valuable. अब ये मसला था, यही मसला था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर बनेगी फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनेगी। टेबल ऐसे मार के शाह महमूद कुरैशी ने बात की, और यही बात इमरान खान साहब ने की थी। यही बात इमरान खान साहब ने कैसे की थी? वॉच एग्जैक्टली वो लफ्ज आपके लिए मैं प्ले करता हूं जो हम भूल गए हैं, जो आज भी हम जिसमें रह रहे हैं। वॉच। हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं आज कौम के सामने पाकिस्तान की आजादी का मुकदमा रख रहा हूं आपके सामने। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, अब ये जरा सुने, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। अच्छा, अब ये जो सबूत है इस पे इमरान को फोर्स किया था इन्होंने कि बोलो कि तुमने साइफर जो है, जो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, वो तुमने दिखाया है। इमरान ने इवेंचुअली कहा था वो साइफर नहीं था, इररेलेवेंट। आज साइफर रिलीज हुआ है, और अब चलते हैं पहली बार इस पूरे साइफर के पीछे क्या हुआ है। इस साइफर में क्या डिस्कस हुआ है, फौज क्यों झूठी निकली और इमरान और शाह महमूद क्यों सच्चे निकले। फिर से थैंक यू। इस वक्त मैं लाइव हूं, आपके सुपर चैट से सवाल आ रहे हैं, अपने सुपर चैट संभाल के भेजते रहें। सब सवाल आज मैं आपके लूंगा, बहुत मजा आने वाला है। अब डोनाल्ड लू और असद मजीद खान की डिस्कशन क्या हुई? लू ने खोला पाकिस्तान के यूक्रेन के स्टैंस को अटैक किया। लू ने कहा कि पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो अग्रेसिवली न्यूट्रल पोजीशन है। अब आप अग्रेसिवली न्यूट्रल हो कैसे सकते हैं? पहले तो ये बताएं, न्यूट्रल होता है, अग्रेसिवली न्यूट्रल क्या होता है? डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान अग्रेसिवली न्यूट्रल है, और इट डज नॉट सीम सच ए न्यूट्रल स्टैंड टू अस। ये हमें न्यूट्रल लगता नहीं है जो तुम लोग न्यूट्रल कह रहे हो। पाकिस्तानी एम्बेसडर असद खान ने कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि ये पाकिस्तान का सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम का स्टैंड नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटर एजेंसी कंसल्टेशंस का स्टैंड है। पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे और इदारों से बात करके ये देख रहा है, अपने दोस्तों से बात करके देख रहा है, और अंदर भी अपनी अलग अलग एजेंसी से बात करके ये स्टैंड ले रहा है। पाकिस्तान खुद एमी नहीं कह रहा कि हाँ चलो चलो मॉस्को चलो, ये बात नहीं है। और इमरान खान की जो पब्लिक रेटरिक है, जो यूरोपियन एम्बेसडर्स ने जो इमरान खान को एक लेटर लिखा था उस पे है, वो उनके लिए है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। फिर एम्बेसडर कहता है, टेस्ट करता है लू को, कहता है कि जो यूएस है वो एंग्री है इसलिए क्योंकि हमने एब्सटेन किया है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो वोट हुआ है उसमें हमने एब्सटेन किया है। लू कहता है कि नहीं, हम इसलिए तुम पे गुस्से नहीं हैं, हम इसलिए गुस्से हैं कि जो असली इशू है वो इमरान खान का मॉस्को जाना है। और फिर लू कहता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कोट, I think if the no confidence vote against the prime minister succeeds, all will be forgiven in Washington. मेरा ख्याल है कि अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट इमरान खान के खिलाफ सक्सीड करता है तो all will be forgiven in Washington.
तमाम गुनाह वॉशिंगटन में माफ हो जाएंगे, all will be forgiven. और फिर कहता है otherwise it will be tough going ahead. कहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा. और फिर एक और तड़ी लगाता है इमरान खान को स्पेसिफिकली, कहता है कि आइसोलेशन होगी इमरान खान की, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा, अलग थलग कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, कि वजीर आजम को यूरोप से और अमेरिका से. और कहता है कि मेरा ख्याल है यूरोपियंस का भी हमारा वाला मौकिफ है. फिर असद मजीद खान इमरान खान को डिफेंड करता है, कहता है कि ये जो ट्रिप है ये बायलैटरल ट्रिप थी, ये इंडोर्समेंट नहीं थी कि हाँ चढ़ जाओ तुम यूक्रेन पे, ये हमने महीनों नहीं सालों प्लान की थी. ये असद मजीद खान काउंटर करता है, डिफेंड करता है. फिर मेमो जो है वो बोलता है कि असद मजीद खान बोलता है कि यूएन चार्टर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और पीसफुल इंटेग्रिटी पे, पीसफुल सेटलमेंट पे पाकिस्तान बात करता है. अफगानिस्तान की भी आर्ग्यूमेंट देता है, कहता है कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता यूक्रेन में क्राइसिस, क्योंकि ऑलरेडी जो अफगानिस्तान का जो सीन है, अफगानिस्तान में हुकूमत बदली है, उन्हीं दिनों में तालिबान आए थे और पाकिस्तान को उधर से बहुत मसले हो रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक और मसला अपने लिए खड़ा कर लें. इसलिए जरूरी है कि हम जाके रशिया से मिलें और तमाम चैनल्स, जितने भी चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करें. और फिर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर है वो डिफेंस से ऑफेंस पे जाता है, कहता है कि हमें लगता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान से तमीज से मिल नहीं रही, हमें लगता है कि हमें वो इग्नोर कर रहे हैं, हमें लगता है कि पाकिस्तान की हेल्प तुम जब मांगते हो पाकिस्तान देता है, मगर जब पाकिस्तान तुम्हारी हेल्प मांगता है तुम हमें हेल्प नहीं करते. इस पे लू कहता है नहीं, हम इसलिए चुप हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है हम उससे दूर रहना चाहते हैं. करंट पॉलिटिकल टर्मोइल इन पाकिस्तान, हम वेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में क्या होगा. इसके बाद पाकिस्तानी एम्बेसडर हिंदुस्तान का इशू रेस करता है, कहता है कि मसला ये है कि तुम हिंदुस्तानियों को और हमें अलग ट्रीट करते हो. हिंदुस्तानियों ने भी एब्सटेन किया अक़वाम मुत्तहिदा में वोट से, मगर उनके साथ तुम ये बदतमीजी नहीं कर रहे जो हमारे साथ कर रहे हो. इस पे डोनाल्ड लू कहता है कि हम चीन की लेंस से, चीन की नजर से, चीन के डायनामिक से हिंदुस्तान को देखते हैं. फिर इस सब में लू एक और तड़ी लगाता है, कहता है कि ऑलरेडी इमरान खान का जो विजिट है उसने वॉशिंगटन में एक डेंट क्रिएट कर दिया है, और कहता है कि वेट करते हैं कुछ दिन, लेट्स वेट अ फ्यू डेज टू सी इफ द पॉलिटिकल सिचुएशन चेंजेस. और फिर खुद असद मजीद खान साहब के जो अल्फाज हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं. वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने ऐसा मैसेज बगैर व्हाइट हाउस के, मतलब जो बाइडेन के अप्रूवल के, इतनी सख्त जुबान, इतना सख्त मैसेज नहीं वो दे सकता. उसने जरूर व्हाइट हाउस से, जो बाइडेन से अप्रूवल लिया है. और फिर वो कंक्लूड करते हैं कि जो लू है उसने आउट ऑफ टर्न बोला है, पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामलात हैं उसमें उसने मुदाखलत की है. पाकिस्तान का जो करियर डिप्लोमेट है कह रहा है कि मैं जिस बंदे से मिला हूं उसने इफेक्टिवली एक सिफारती जुबान में, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कह रहा है कि उसने बहुत बदतमीजी की है. आपके सामने है ये सब जो है लुब लबाब है, वन आफ्टर द अदर, ये सब आपके सामने है. और अब मैं आपको, अगर खुद आपने पढ़ना है, ये आपके लिए भी मैं इस वक्त लाइव चैट में लगा रहा हूं, राइट हियर, ताकि आप खुद भी पढ़ लें जो मैंने आपके लिए तज्जिया, जो नहीं बल्कि कोट्स की हैं. अब थोड़ा सा तज्जिया करते हैं. अब आप समझ गए कि क्या बात हुई, और आप ये भी समझ गए होंगे कि इमरान वाज राइट, एब्सोल्युटली राइट about being absolutely not. But very importantly, इसके बाद क्या हुआ? That's even more important. इसके बाद कुछ दिनों बाद 9 अप्रैल को इमरान खान को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में रिमूव किया गया. फिर उसी दिन इंटरेस्टिंगली एक टेस्ट हुआ शाहीन 3 का. शाहीन 3 जिस दिन इमरान खान को हटाया गया उस दिन फौज ने पाकिस्तान का सबसे फार रीचिंग जो मिसाइल है शाहीन 3 टेस्ट किया. यह हमारा सबसे लॉन्गेस्ट रीच वाला बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर है.
जस्ट सो यू नो, रोंगटे खड़े हो गए दुनिया के। क्यों? क्योंकि शाहीन 3 जो है वो इजराइल तक जा सकता है। ये इसलिए हमें पता है रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जब उसी ही अक्टूबर में बाजवा गया, पीडीएम की हुकूमत लगवा के खुद वॉशिंगटन गया। बाजवा आपको याद होगा उन दिनों में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन लेने के मूड में था, उसे मिल नहीं रही थी, उसने एक फेयरवेल टूर किया था वॉशिंगटन का उन दिनों में। बाजवा जो है वो जब वॉशिंगटन गया टाइज रीसेट करने, तो उसकी मुलाकात अमरीकियों से जो हुई, और इस पे हमने एक्सक्लूसिवली, हम पहले चैनल थे, हम पहले जर्नलिस्ट थे जिसने इस पे रिपोर्ट किया था। बाजवा ने कहा कि मैं शाहीन 3 की जो रेंज है उसको इजराइल के लिए एडजस्ट कर लूंगा। इसके लिए मैंने एक पुराना व्लॉग किया था जो मैंने मजाक उड़ाया था कि बाजवा ने कहा था कि मेरे पास सही स्क्रू ड्राइवर है, तो मैं उसकी जो रेंज है, उसके जो पेज वेच है शाहीन 3 के, उसको 3000 किलोमीटर से कम कर लूंगा। ये बाजवा ने प्रॉमिस किया था अक्टूबर 2022 में, जब वो नंबर बनाने के लिए वॉशिंगटन गया था। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बाजवा उन दिनों में इसलिए भी आया हुआ है कि एक्सटेंशन मांग रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है। वो आशीर्वाद उसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब बाजवा वापस आया अक्टूबर में, रिटायरमेंट से कुछ ही दिन पहले, नवंबर में उसने रिटायर होना था, तो उसने एसपीडी के बॉस को बुलाया। एसपीडी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है। एसपीडी वो इदारा है जो हमारे मिसाइल और हमारे न्यूक्लियर हथियार चलाता है, बनाता है और रखता है। एसपीडी का बॉस जो है वो भी एक जनरल है। उस जनरल को बाजवा ने कहा कि ये जो मिसाइल है शाहीन 3, इसकी रेंज कम करो। एसपीडी के बॉस ने बाजवा को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, नो कर दिया। एसपीडी के बॉस ने इसलिए ये किया क्योंकि एसपीडी का जो जनरल है वो पुराने निजाम के तहत जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट नहीं करता था। वो जो है एसपीडी का चीफ, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करता है, बनाता है, रिसर्च करता है, डिप्लॉय करता है, वो एक्चुअली रिपोर्ट करता था चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को, जो उन दिनों में आपको याद होगा एक बिल्कुल अलग दफ्तर था। और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी उन दिनों में बाजवा नहीं था। तो एसपीडी ने ये रिक्वेस्ट बाजवा की रिजेक्ट कर दी, और जैसे ही एसपीडी ने बाजवा की ये जो रिक्वेस्ट है ये रिजेक्ट की, तो उस तरफ अमरीकियों ने क्या कहा? अमरीकियों ने पाकिस्तान को कहा कि पाकिस्तान बहुत डेंजरस नेशन है। बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है उसमें कोहीजन नहीं है। और बाजवा की जो ताबूत है, उसकी एक्सटेंशन के ताबूत में आखिरी जो कील है वो बाइडेन ने खुद ठोका जब उसने कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसमें कोई नेशनल कोहीजन नहीं है। हम जो इसका मामले को देखते हैं, हम काफी शौक थे कि एकदम बाइडेन ने उठ के ये क्यों कह दिया है बाजवा के बारे में। मगर जो मसला था वो ये था कि बाजवा को आप कह सकते हैं कि रिक्रूट किया जा रहा था, कन्विंस किया जा रहा था, पाकिस्तान की फौज को फोर्स किया जा रहा था कि अपनी जो डिप्लॉयमेंट है, तुम्हारी जो वेपनरी है, तुम्हारे जो असासे हैं, उनको कम रखो। ये बाजवा की जो गलती है, ये कोताही है। इसके बाद बाजवा को भी अमरीकियों ने फारिग किया और फिर आसिम मुनीर लगा। और आज आसिम मुनीर की जो कहानी है वो फिर एक अलग ही जगह पहुंच गई है, क्योंकि नवंबर में जब आसिम मुनीर लगा उसके बाद आपको पता है बहुत अरसा लगा। आसिम मुनीर की शायद इतनी कुर्बत नहीं हुई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। उसने अपना उसका जो कंसंट्रेशन थी उसकी आसिम मुनीर की पाकिस्तान को कंट्रोल करने में रही, इमरान खान को कंट्रोल करने में रही, पीटीआई को कंट्रोल करने में रही, जुडिशरी को कंट्रोल करने में रही, मुझे कंट्रोल करने में रही, जर्नलिज्म को कंट्रोल करने में रही, आपको कंट्रोल करने में रही। मगर फिर आपको पता है कि साथ साथ पाकिस्तानियों ने काम तो करना था। मर्सनरी फोर्सेस का इनका हिस्ट्री तो है, विल फाइट फॉर लंच इनकी मेंटालिटी है। साथ साथ अमरीकियों से इन्होंने ठेके लिए, यूक्रेन के ठेके लिए इन्होंने। उधर 2023 में वीडियोस निकले कि ये आर्सेनल बना रहे हैं, रॉकेट्स बना रहे हैं, शेल्स बना रहे हैं,
اور ادھر یوکرین کو بیچ رہے ہیں. یہ 2023 میں جو ہے میونیشل پائپ لائن جو ہے وہ ہوئی, پھر ان کو IMF سے لون بھی ملنے لگ گئے, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اور پھر ایونچولی جو ہے ٹرمپ آیا پھر سے اور سندور ہوا. سندور کے بعد ٹرمپ نے سیز فائر کروایا. اس سیز فائر کے بعد وہ دن ہے, آج کا دن ہے. عاصم منیر صاحب اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کی تو ایک دوسرے کے لیے بہت بڑا برومانس ہوا ہے. یہ جو ہے یہ موٹا موٹا پاکستان کی جو ملٹری اور پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کا حصہ ہے. اور یہ جو ہے بیک گراؤنڈ ہے آج کے اس میمو کا. انبلیویبل. عمران بیچارہ صحیح کہتا تھا, بالکل بیچارہ صحیح کہتا تھا. مجھے یہ سپیچ سننے پہ میں مجبور ہوں. عمران ایموشنل بھی ہوتے ہیں. یہ سپیچ تھوڑی سی اور سنتے ہیں. واچ. یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے, اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہا ہے نا اس میرے خط کے اوپر, کوئی بھی شک کر رہا ہے, میں ان کو دعوت دوں گا آف دا ریکارڈ بات کریں گے, لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکیں گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں. اپنی قوم اور میڈیا کو یہ سوچنا ہے, ہم سب کو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں. میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں, اپنی میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارا کریں گے. دھمکیاں مل رہی ہیں, میں کہہ رہا ہوں آج سب یہ سوال جو تھا کہ ہم کب تک یہ دھمکیاں کھائیں گے, کب تک ان کے لیے پرفارم کریں گے. He was right. And he was punished for what you just seen. کہانی لمبی ہے, کہانی چوڑی ہے, مگر کہانی جو ہے وہ انڈیپینڈنس کی ہے, کہانی جو ہے وہ خودداری کی ہے اور خود مختاری کی ہے. اور اب اس میں اور بھی بہت اینگلز ہیں, اور بھی بہت بیک گراؤنڈ ہے. میں نے تو آج کہانی گرمیوں سے 2021 کی گرمیوں سے شروع کی. مجھے شاید کہانی 2019 کی گرمیوں سے شروع کرنی چاہیے تھی, جب 2019 میں عمران خان لے کے گئے عاصم منیر کو اپریل 2019 میں کدھر, تہران. اور ادھر کیا ہوا اس کے بعد, عاصم منیر کو کیوں نکال دیا عمران خان نے نوکری سے, اس کے صرف 1.5-2 مہینے بعد. یہ کہانی بھی آپ کو اگلے محاذ میں دکھائیں گے, ساتھ رہیے گا. اب ہر چیز آپ کو ہر وقت نہیں بتا سکتے.